नमस्कार, मैं एम के पांडे। हमारी धारा पर आपका स्वागत है। प्राचीन भारत शिक्षा क्षेत्र में जितना समृद्ध था, दुनिया में शायद उस समय कोई अन्य क्षेत्र या अन्य सभ्यताएं उतनी समृद्ध नहीं थी। इसको हम गर्व के साथ कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि प्राचीन भारत में जो शैक्षणिक केंद्र थे, जो विश्वविद्यालय, प्राचीन विश्वविद्यालय स्थापित थे, उस तरह की स्थापना कहीं अन्यत्र नहीं मिलती है, लेकिन इतने सुनियोजित और व्यवस्थित रूप में नहीं। आप तक्षशिला विश्वविद्यालय का, आप नालंदा का उदाहरण ले सकते हैं। ये उस समय के इतने बड़े केंद्र थे कि उनमें अध्ययन करने के लिए फाहियान जैसा विद्वान आया था। न जाने कितने विद्वान बाहर से आए थे। तक्षशिला में तो आसपास के सारे विद्यार्थी पढ़ने आते थे। तो अब उनका विवरण देने की हमको आवश्यकता नहीं है। न जाने कितने विद्वानों ने, लाखों विद्वानों ने इस पर अपने व्याख्यान दिए हैं, अपने लेक्चर दिए हैं। हम इस वीडियो में आपको यह बताने की कोशिश करेंगे उस प्राचीन शिक्षा का, प्राचीन शिक्षा से यहाँ तात्पर्य हर्षवर्धन से पूर्व जो शैक्षणिक कार्य थे हमारे, जो प्राचीन शिक्षा थी, उसका या उस शिक्षा का वर्तमान में क्या क्या प्रभाव पड़ा है। ऐसा तो गिना जाए तो सैकड़ों प्रभाव हैं, लेकिन हमने कुछ बिंदु चुने हैं, उनमें से खास जो आपके समक्ष हम रखेंगे। हम इसमें वे बिंदु नहीं रखेंगे जो मध्यकाल में जो इस शैक्षणिक व्यवस्था को थोड़ा सांप्रदायिक बना देते हैं, हम उनको नहीं रखेंगे। हम सिर्फ हर्षवर्धन से पूर्व की जो हमारी शैक्षणिक व्यवस्था थी, जो शिक्षा व्यवस्था थी, उनके कुछ बिंदु जो आज हमें बहुत अच्छी तरह प्रभावित करते हैं, सकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं और हमारी शिक्षा पद्धति को चार चांद लगा देते हैं, उन बिंदुओं की चर्चा की जाएगी। तो अब हम देर नहीं करेंगे, आपको हम अपने इस धारा को रखने की आपके समक्ष कोशिश करेंगे कि उस प्राचीन शिक्षा का वर्तमान में कहाँ तक प्रभाव है। तो हम आपके सामने 8 बिंदु रखते हैं। एक, गुरु शिष्य परंपरा। उस समय भी गुरु शिष्य परंपरा ठीक है, उसका स्वरूप कुछ और रहा होगा, लेकिन वर्तमान में वह गुरु शिष्य परंपरा है और शिष्य गुरु का उतना ही सम्मान करते हैं, कोई माने चाहे ना माने। हर उस संकीर्णता से ऊपर उठकर जो समाज में, सभी समाज में विद्यमान रहती है, शिष्य गुरु का सम्मान करते हैं। 2, उच्च शिक्षा केंद्रों की स्थापना। उस समय उच्च शिक्षा केंद्रों की स्थापना हुई थी। अगर हम पूरे भारत की बात करें तो कम से कम ऐसे 8 से 10 ऐसे बहुत बड़े बड़े केंद्र, विश्वविद्यालय स्तर के केंद्र थे जो उस समय हमारे लिए गौरव की बात थे। उसमें तक्षशिला, नालंदा सबसे प्रमुख थे, वल्लभी भी था, उज्जैनी भी था, अयोध्या, मथुरा, ये बहुत बड़े बड़े केंद्र थे। 3, कला एवं तकनीकी संस्थानों की स्थापना। आप देखिए उस समय भी चित्रकला, उस समय भी संगीत कला, दरबारों में इसका गायन होता था, इस कारीगरी की खूब प्रशंसा होती थी। तो वही चित्रकला, संगीत कला और बाकी और कलाएं आज भी विश्वविद्यालयों में अलग विषय बनाकर पढ़ाई जाती हैं और ऐसे तमाम चित्रकला के संस्थान और संगीत के संस्थान भी स्थापित हैं। 4, भारतीय संस्कृत की समृद्धि। अब आप देखिए, प्राचीन शैक्षणिक केंद्रों में भारतीय संस्कृत को समृद्ध करने से संबंधित वो सारी विधाएं पढ़ाई जाती थी जिनसे हमारी भारतीय संस्कृति समृद्ध हो। वेदों का ज्ञान, वेदांगों का ज्ञान, उपनिषद, सारी चीजें ऐसी जो हमारी संस्कृति, हमारी विविधता में एकता को मजबूत रख सकें, उनका ज्ञान दिया जाता था। 5, सांप्रदायिक एवं जातिवादी शिक्षा का अभाव। उस समय कोई माने चाहे ना माने, अगर हम गहन निरीक्षण परीक्षण करें तो जो सामान्य शिक्षा दी जाती थी उनमें जातिवाद और सांप्रदायिकता का द्वंद्व नहीं था। आप नालंदा विश्वविद्यालय का उदाहरण लीजिए, तक्षशिला का, उनमें कौन से छात्र, कौन से विद्यार्थी अध्ययन करते थे, कौन से गुरु थे, जाति धर्म नहीं आता है उनका, जो विद्वान थे वहां पढ़ाते थे। 6, धार्मिक शिक्षा की छूट। आप गुप्ता काल का उदाहरण ले सकते हैं। गुप्ता काल भारत ही नहीं, दुनिया का स्वर्ण काल, उतना उन्नत समृद्ध काल दुनिया में कहीं नहीं प्राप्त होता है। गुप्ता काल में सभी धर्मों को छूट थी अपनी समृद्धि की। और सबसे बड़ी बात ये कि गुप्ता शासक ब्राह्मण थे, लेकिन कुमार गुप्त ने ही नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कराई थी और नालंदा वास्तव में बौद्ध विहार था।
और वो भारत का प्राचीन काल में सबसे बड़ा शैक्षणिक केंद्र बना। 7, वसुधैव कुटुंबकम, भारत की विविधता में एकता रूपी संस्कृति की एक बहुत बड़ी पहचान, या हम यूं कहें वैश्विक दृष्टि से वसुधैव कुटुंबकम। आज भी हमारे सभी शिक्षण संस्थाओं में हम गर्व से कह सकते हैं कि इस वसुधैव कुटुंबकम का पाठ सर्वत्र पढ़ाया जाता है। 8, लैंगिक समानता एवं नारी शिक्षा पर जोर। आप वैदिक काल में चलिए तो बहुत सी नारी, विदुषी नारियां हुई हैं। वैदिक काल से लेके हम आगे तक देखें तो लगातार विदुषी नारियां मिलती हैं। विश्वारा, लोपा, घोषा, अपाला, न जाने कितनी ऐसी विदुषी नारियां मिलती हैं जिन्होंने उच्च स्तर की शिक्षा पाई और उन्होंने वैदिक मंत्रों की भी रचना की। इसमें कोई दो राय नहीं है। हम इन बिंदुओं को देखकर स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि प्राचीन शिक्षा का लगातार हमारे समाज पर प्रभाव पड़ा। आगे भारत पर मुस्लिम आक्रमण हुए, सल्तनत काल की स्थापना हुई, मुगल काल की स्थापना हुई, उसके बाद अंग्रेजी हुकूमत, कुल मिला के भारत लगभग 800 वर्षों तक गुलाम रहा। इस गुलामी में भी हमने किसी तरह अपनी संस्कृति को बचा कर रखा। ठीक है, इस दौरान बहुत दिक्कतें आई, बहुत इतनी अधिक दिक्कतें कि जिनका वर्णन करना संभव नहीं है। और गुलामी में रहना, ठीक है, राजा कोई भी हो और चाहे जितना भी उदार हो, लेकिन गुलामी में रहकर जीवन यापन करना कितना कष्टकारक है। तुलसीदास, जिस समय तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की थी, उस समय भारत के महान शासक अकबर, भारत के शासक थे, महान शासक जिनकी गणना महान शासकों में की जाती है, अकबर का शासन था। लेकिन धार्मिक रूप से हमको स्वतंत्रता नहीं थी। तभी तो तुलसीदास ने लिखा, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, कि दूसरे के अधीन रहकर जीवन यापन करना, क्या बचा? कुछ नहीं बचा जीवन में। तो उन्होंने अपनी पीड़ा को, अपनी वेदना को उस लाइन में व्यक्त कर दिया है। हम आजाद हुए 1947 में, 800 वर्षों तक हम गुलाम रहे। अंग्रेजों ने भी शिक्षा के क्षेत्र में न जाने कितने कार्य किए। अब चाहे उनका उद्देश्य जो भी रहा हो, शिक्षा के लिए काम किए। हमारे मुस्लिम शासकों ने भी भारत में शैक्षणिक विकास के लिए बहुत सारे काम किए। अकबर का हम नाम ले सकते हैं, फिरोज शाह तुगलक का नाम ले सकते हैं, शेर शाह सूरी का नाम ले सकते हैं, जिन्होंने शिक्षा के विकास के लिए अथक प्रयास किए, काफ़ी मेहनत किया। लेकिन हम मध्यकाल और अंग्रेजी हुकूमत के काल को हम नहीं कह सकते हैं कि ये सांप्रदायिकता से परे थे। इनमें सांप्रदायिकता का बोलबाला था। इसलिए हम अपने इस वीडियो में हम इस काल के शिक्षा व्यवस्था की हमने निश्चित रूप से इसकी वकालत नहीं की है। हम हर्षवर्धन से पूर्व की या राजपूत काल का भी लिया जा सकता है। राजपूत काल और उससे पूर्व के जो हमारी शैक्षणिक व्यवस्था थी, उनमें से कुछ बिंदु हमने निकाले और आपके समक्ष रखे। बहुत संक्षेप में हमने अपनी बात रखी। और अगर आप इस पर रिसर्च करें, शोध करें, हम इस पर शोध कर रहे थे तो हमको कम से कम 50 ऐसे बिंदु मिले। लेकिन यह वीडियो बहुत बड़ा हो जाता तो हमने इसमें से चुने हुए 8 बिंदु आपके समक्ष रखे। आप भी इस पर रिसर्च कीजिएगा और मुझे विश्वास है कि आपको हमारी यह बात, हमारी यह धारा जरूर अच्छी लगी होगी। आप इसको सुनिएगा, एक एक शब्द को सुनिएगा, स्वयं शोध कीजिएगा। हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।